हेलो एवरीवन, आज हम जुगुलर वीनस प्रेशर जेवीपी पढ़ेंगे। तो जेवीपी का मतलब क्या होता है, हम जेवीपी क्यों मेज़र करते हैं। जेवीपी मेज़र किया जाता है राइट एट्रियम के प्रेशर को मेज़र करने के लिए। जेवीपी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू राइट एट्रियम प्रेशर। ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होती है जेवीपी की, 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2। ठीक है। Where to examine JVP? Check at right side of the neck। इसके लिए हम इंटरनल जुगुलर वेन देखते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी देख सकते हैं, पर मोस्ट प्रेफरेबली हम इंटरनल जुगुलर वेन ही देखते हैं। ठीक है। चेक फ्रॉम एंगल ऑफ लुइस। ठीक है। तो हम जेवीपी कैसे देखते हैं, हमें जहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन में पल्सेशन मिलती है वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस एंगल ऑफ लुइस तक मेज़र करते हैं और उसमें +5 ऐड करते हैं। ये 5 क्या है, ये डिस्टेंस है एंगल ऑफ लुइस की राइट एट्रियम तक। ठीक है। इस वर्टिकल डिस्टेंस को में ऐड करते हैं +5। ठीक है। ऐसे हम जेवीपी मेज़र करते हैं। इसके बाद देखते हैं व्हाट अबाउट लेफ्ट एट्रियम प्रेशर। राइट एट्रियम प्रेशर तो हम देखते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर से, बट लेफ्ट एट्रियम प्रेशर कैसे देखा जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम प्रेशर देखा जाता है पल्मोनी कैपिलरी वेज प्रेशर से, टेक्निक से। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है जेवीपी में, नॉर्मली विथ इंस्पिरेशन जेवीपी ऑलवेज डिक्रीज होता है, बट समटाइम्स क्या होता है विथ इंस्पिरेशन जेवीपी इंक्रीज हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कुस्मोल साइन बोलते हैं। ये हमें याद रखना है, कुस्मोल साइन किसे बोलते हैं। नॉर्मली जेवीपी इंस्पिरेशन के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन समटाइम्स अगर जेवीपी इंस्पिरेशन के साथ इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कुस्मोल साइन मिलते हैं। तो कुस्मोल साइन किस किस में मिलता है, फर्स्ट है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, सेकंड है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। कुस्मोल साइन किन 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 में मिलता है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसके बाद देखते हैं जेवीपी में कौन कौन सी हमें वेव मिलती है। तो जेवीपी में हमें 3 एलिवेटेड वेव मिलती है, 3 एलिवेशन मिलते हैं, 3 वेव मिलती है, ए, सी और वी। ए, सी और वी, और 2 हमें डिसेंट मिलते हैं, एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट। ठीक है। तो ए वेव का क्या मतलब है, ए वेव का मतलब है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सी वेव का मतलब है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। सपोज अगर राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा। राइट एट्रियम में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन में। इसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल होते हैं वो बल्ज कर जाते हैं राइट एट्रियम में, जिसकी वजह से अगेन प्रेशराइज होता है राइट एट्रियम में और वो रिफ्लेक्ट होता है किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो सी वेव क्यों आती है, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, जिसमें क्या होता है क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल बल्ज इनटू राइट एट्रियम। ठीक है। इसके बाद है एक्स डिसेंट। एक्स डिसेंट क्या होता है, एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से। और वी फॉर वेना केवा ब्लड इनटू राइट एट्रियम। ठीक है। मीन्स वॉल्यूम
इंक्रीज अगेंस्ट क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, इसके बाद है वाई डिसेंट क्यों आता है, राइट एट्रियम के एम्प्टिंग की वजह से। ठीक है, इसे हमें कैसे याद करना है, इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है, ए फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सी इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, एक्स फॉर रिलैक्सेशन और वी फॉर वेन केवा ब्लड कम्स इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल। और वाई डिसेंट का मतलब है एम्प्टिंग, इसमें वाई आ रहा है मतलब एम्प्टिंग। इसे अब दोबारा देखते हैं। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा किसमें, राइट एट्रियम में, जो कि रिफ्लेक्ट होगा किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन में। इससे क्या होगा, ए वेव आएगी। अब इसके बाद देखते हैं सी वेव। सी वेव क्यों आती है, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उस पर भी प्रेशर बढ़ेगा। उस पर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वो बल्ज कर जाएगा किसमें, राइट एट्रियम में, जिससे इस पर प्रेशर इंक्रीज होगा और वो रिफ्लेक्ट होगा किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन में। इसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, अक्स डिसेंट। अक्स डिसेंट क्यों आता है, अक्स डिसेंट क्यों आता है, एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से। अब क्या हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। अगर एट्रिया रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, इंटरनल जुगुलर वेन का भी प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद जब वीनस फिलिंग शुरू होगी तो राइट एट्रियम में ब्लड आने लग जाएगा, वापस ब्लड आएगा, जिससे क्या होगा, राइट एट्रियम का प्रेशर फिर से बढ़ने लगेगा और उससे क्या आएगा, वी वेव आएगी, वीनस फिलिंग। और लास्ट वाई डिसेंट आता है राइट एट्रियम के एम्प्टिंग की वजह से। ब्लड डायरेक्ट जा रहा है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, इस वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब नॉर्मलिटी इन जेवीपी। लार्ज ए वेव हमें कब मिलेगी, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो ये कब मिलेगा, सपोज ये है हार्ट, अगर इस वाल्व में, ट्राइकस्पिड वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इस वाल्व में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो रखा है और यहाँ पे पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रखा है, तो ब्लड अच्छे से जा नहीं पा रहा है, यहाँ से भी नहीं निकल पा रहा है, यहाँ से नहीं निकल पा रहा, तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज ए वेव आएगी। तो लार्ज ए वेव किस में आती है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में आती है, पल्मोनिक स्टेनोसिस में आती है और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में आती है। अगर पल्मोनरी आर्टरी में ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, इससे क्या होगा, राइट एट्रियम का में भी ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। ठीक है, लार्ज ए वेव किस में मिलेगी, टीएस, पीएस और पीएएच में। इसके बाद देखते हैं एब्सेंट ए वेव किस में मिलती है। एब्सेंट ए वेव मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। कैनन ए वेव क्या होती है, कैनन ए मतलब बड़ी, बहुत ही बड़ी ए वेव, ये किस में मिलती है, एवी डिसोसिएशन में, मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हमें कैनन ए वेव मिलती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक न्यूमोनिक शेयर करता हूँ, पेटेक्स, पी फॉर पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ए फॉर टेम्पोनेड।
इसमें क्या मिलता है, इसमें एग्रीगेटेड वाई डिसेंट मिलता है, ए वाई फॉर एग्रीगेटेड वाई डिसेंट और ए एक्स फॉर एग्रीगेटेड एक्स डिसेंट। ठीक है, यू कैन सी हियर प्रोमिनेंट वाई वेव मिलती है कोस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, और कार्डियक टेम्पोनेट में क्या है, एब्सेंट वाई वेव है लेकिन एग्रीगेटेड एक्स वेव भी है, प्रोमिनेंट एक्स वेव भी है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट ए वेव है। इसके बाद हम देखते हैं एओर्टिक वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व। अब एओर्टिक वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व का क्या मतलब है, अगर ये हार्ट है और ये वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट और ये राइट, और ये है एओर्टा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा में जो प्रेशर डिफरेंस है उसका हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इस ग्राफ में क्या है, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये है वेंट्रिकुलर प्रेशर, और रेड वाला ग्राफ है ये है एओर्टिक प्रेशर। ठीक है, तो जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, उसके अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ के एओर्टिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में एओर्टिक प्रेशर सेम रहता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं। इस फेज पे सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गए। ठीक है, एओर्टिक वाल्व ओपन। अगर यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो गए, एओर्टिक वाल्व ओपन होते ही क्या हुआ, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल से एओर्टा में, तो क्या होगा, अब एओर्टिक प्रेशर भी बढ़ेगा, एओर्टिक प्रेशर भी बढ़ने लग जाएगा। अब एओर्टिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, इजेक्शन फेज, इजेक्शन फेज में क्या होगा, इजेक्शन फेज में वेंट्रिकुलर प्रेशर का क्या होगा, इजेक्शन फेज में वेंट्रिकुलर प्रेशर का क्या होगा, कंटिन्यूअस राइज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल में, इसलिए वेंट्रिकुलर प्रेशर तो कंटिन्यू राइज होता रहेगा, और एओर्टिक प्रेशर अब राइज होना शुरू हो गया है, राइज बट लोअर देन वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, एओर्टिक प्रेशर भी अब बढ़ रहा है, लेकिन ये वेंट्रिकुलर प्रेशर से अभी भी कम है। अब क्या होता है, इजेक्शन फेज चल रहा है, इसके बाद इजेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, तो अब प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, प्रेशर स्टार्ट फॉलिंग। अब एओर्टिक प्रेशर भी इस टाइम डिक्रीज होना शुरू हो गया है, लेकिन वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होता है बजाय कि एओर्टिक प्रेशर के। इस वजह से क्या होता है, एओर्टिक प्रेशर अब ज़्यादा हो गया वेंट्रिकुलर प्रेशर से। इस वजह से क्या होता है, एओर्टिक वाल्व अब क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इजेक्शन चल रहा है, इजेक्शन चलने से क्या हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर अब पहले ज़्यादा है बजाय कि एओर्टिक प्रेशर के। लेकिन एक टाइम बाद क्या हुआ, जब इजेक्शन कम होने लग गया तो वेंट्रिकुलर प्रेशर अब डाउन होना शुरू हो गया, और एओर्टिक प्रेशर भी डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन एओर्टिक प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर से के कंपेयर में कम डाउन होता है, इस वजह से अब वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा कम है बजाय कि एओर्टिक प्रेशर के। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे आके एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये फेज आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर
डिक्रीज होने लग जाता है, और डिक्रीज होता होता कहाँ तक चला जाता है, 0 तक। आइसो वॉल्यूमेट्री रिलैक्सेशन में पूरा वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है और 0 तक चला जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे धीरे धीरे एओर्टिक प्रेशर भी डाउन होने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद विग्रस डायग्राम है। विग्रस डायग्राम में एओर्टिक प्रेशर, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और ईसीजी को एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अभी हमने एओर्टिक प्रेशर और वेंट्रिकुलर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। हमने हार्ट साउंड और ईसीजी के बारे में हार्ट साउंड वाली वीडियो के अंदर पढ़ा है, ठीक है। ये एक और डायग्राम है जो कि सेम चीज़ें रिप्रेजेंट करता है।